अर्थशास्त्र की 12वीं की कक्षा में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो लेते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। देखा जाए मूलतः तो अर्थशास्त्र जो है उसके दो भाग होते हैं। दो तरह के अर्थशास्त्र को हम अभी स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। एक कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। हमको इस बात की आदत जरूर डालनी है कि हम माइक्रो और मैक्रो नाम से जो है वो समझें, क्योंकि आम भाषा में जब हम देखते हैं तो समष्टि और व्यष्टि हमको कम सुनने को मिलता है। ज्यादातर हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स सुनने को मिलता है। ठीक है। तो आगे भी हम लोग जब इस चीज का जिक्र करेंगे तो माइक्रो और मैक्रो शब्दों का उपयोग करेंगे, तो आप वहां पर समझ जाइएगा कि माइक्रो मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो मतलब है समष्टि। अब ये जो फोटो हमारे सामने है, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? अगर हमको देखना है कि ये माइक्रो है या मैक्रो है, तो हम दोनों में अंतर किस तरह से भेदेंगे? तो आप सीधा सीधा समझिए कि ये जो छोटे वाले हमको नजर आ रहे हैं, ये शायद माइक्रो की तरफ इशारा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये जो बड़ा सा जो नजर आ रहा है, इसका मतलब शायद मैक्रो हो सकता है। तो माइक्रो, जिसको हम बोलते हैं व्यष्टि, और मैक्रो, जिसको हम बोलते हैं समष्टि। तो मूलतः इन दोनों में अंतर इसी तरह से किया जाता है कि माइक्रो मतलब होता है जो छोटा होता है, और मैक्रो मतलब जो बड़ा होता है। ठीक है। यहां पर भी इसी बात का इशारा जो है वो किया जाएगा कि ये बता रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, और ये हमारी तरफ इशारा कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। पर इसको इस तरह से देखने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा होता है, लेकिन अंग्रेजी में। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ने की बात करते हैं, तो इसमें छोटा बड़ा ये इसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। ये डिपेंड करता है इसके अंदर के जो जो हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जो भाग पढ़ेंगे हम इसके, उससे हम उसको इसका जो है वो अंतर करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि कोई भी एक देश है, उस देश की इकोनॉमी जो है वो मैक्रो हो सकती है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास में जो देश है वो देश बहुत ही छोटा है। दूसरी तरफ माइक्रो के अंदर हम बात करते हैं किसी फर्म की, किसी कंपनी की, है ना। हम बात कर रहे हैं किसी भी कंपनी की। जब किसी कंपनी की बात करते हैं तो हो सकता है कोई कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, गूगल और एप्पल, ये दो ऐसी कंपनी है दुनिया की जिनका जो जीडीपी है, जीडीपी मतलब क्या हो गया, कुल जो देश की आय होती है, वो गूगल और एप्पल की जो मार्केट वैल्यू है उससे भी कम है। हमारे देश की जीडीपी, हमारा देश तो कितना बड़ा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक कंपनी हो, उसकी जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा बड़ी हो सकती है किसी भी देश की इकोनॉमी से भी। मान लो गूगल, गूगल का जो हम देखेंगे टोटल, जिस तरह से गूगल जो है वो पैसा कमाता है और जितनी जगह वो फैला हुआ है, वो बहुत सारे देश जितना कमाते हैं उससे भी ज्यादा अर्न करता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जब हम ये छोटे और बड़े की बात करते हैं तो ये बात यहां पर गलत साबित हो जाती है। जी, ये जरूर ठीक है कि मैक्रो और माइक्रो ऑब्वियसली ये छोटा और बड़ा है, लेकिन छोटा बड़ा साइज से नहीं है। छोटा बड़ा है इसके अंदर कितने भाग हैं उन चीजों से। ठीक है। इसके जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है वो हम लोग जो है वो भी देखेंगे, तो आपको ठीक ठीक उसका अंतर जो है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की। इसको हम लोग समझ लेते हैं परिभाषा के तौर पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा देखेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ये बात करता है व्यक्तिगत भागों के ऊपर। अब व्यक्तिगत से हमारा क्या मतलब है? तो व्यक्तिगत से हमारा मतलब है या तो कोई भी एक इंसान ले लो, कोई भी एक इंसान, या कोई एक परिवार ले लो, या फिर कोई भी एक कंपनी ले लो। ठीक है। या कोई भी एक इंडस्ट्री ले लो, जिसको हम बोलते हैं कोई उद्योग ले लो। ठीक है।
उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और साथ में इनका मकसद जो है वो क्या होता है, वो भी हम आगे इसके लिए बात जो है वो करेंगे। यहां पर देश नहीं आता है ना, देश की बात यहां हम लोग नहीं करेंगे। यहां हम किसकी बात करेंगे, हम व्यक्ति विशेष की बात करेंगे। और वो व्यक्ति कौन हो सकता है, वही व्यक्ति या तो एक आदमी हो सकता है, या उसका एक परिवार हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है, या कोई बड़ा उद्योग भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। जैसे बात किया ना घर, फर्म, ठीक है, अब ये किस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आप देखिए अर्थशास्त्र का मतलब ही क्या हो गया, इसके अंदर तीन चीजें जो हैं वो आती हैं। तीन चीजें क्या आती है, एक चीज की हम बात करेंगे उत्पादन, है ना, उत्पादन, एक होता है उपभोक्ता, और एक होता है उत्पादन करने वाला। तो ये तीन चीजों की बात होगी, है ना। तो इन तीन चीजों के बीच में आपस में जो संबंध है और ये किस तरह से निर्णय लेंगे, तो उस निर्णय की हम बात करेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि जैसे मान लो मैं, है ना, मैं कोई भी किसी भी वस्तु का उपभोग करता हूं। जैसे मान लो मैं मोबाइल फोन का उपभोग करता हूं, ठीक है, तो मोबाइल फोन मुझे चाहिए। तो मैं मोबाइल फोन से क्या चाहता हूं कि ये फोन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चले और मुझे परेशान नहीं करे, इसकी स्पीड अच्छी हो, इसका कैमरा अच्छा हो, और ये अच्छी सर्विस दे, ये मैं चाहता हूं। लेकिन जिसने मोबाइल बनाया वो क्या चाहता है, वो चाहता है मुनाफा, कि वो ऐसा मोबाइल बनाए जिसको ढेर सारे लोग खरीदे और उसको उससे ढेर सारा मुनाफा हो। तो वो मुनाफे के लिए कर रहा है। तो यहाँ तीन चीजें हो गई, एक हो गया मोबाइल फोन जो वस्तु हो गई, दूसरा है मोबाइल फोन का उपयोग करने वाला, और तीसरा है मोबाइल फोन को बनाने वाला। तो ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सोच कर निर्णय ले रहे हैं, है ना। मतलब तीनों जो है उनका अपना अपना है। जैसे मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन की क्या है, उसका कोई ना कोई एक नियमित जो है उसका प्राइस होगा, है ना, मूल्य होगा। उस मूल्य के हिसाब से ही तो व्यक्ति डिसाइड करेगा कि उसको फोन जो है, जैसे प्रोड्यूसर है, बनाने वाला जो है, उसको फोन बेचना है या नहीं बेचना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस मोबाइल के मूल्य के ऊपर। और मुझे ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोबाइल के अगेन मूल्य के ऊपर। अगर मुझे लगेगा कि ये महंगा है तो मैं उसको नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो सीधा सीधा ऐसा है। तो यहां जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं वो बात करता है किसके ऊपर, वो एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत निर्णय है ना, व्यक्तिगत, यानी एक इंसान, एक परिवार, या फिर एक कंपनी। यहां देश नहीं आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे थोड़ा और आगे, जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको अंतर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब देखिए ना, थोड़ा सा इसको स्कोप को लेकर बात कर लेते हैं ना, कि क्या क्या है, मतलब यहाँ क्या कौन कौन से जो है इसके अंदर भाग आते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र है, तो उसमें हमारे पास उपभोक्ता आ जाता है। दूसरा जो है हमारे पास आता है उत्पादन, यानी उत्पादन करने वाला। और तीसरा जो आता है माल का मूल्य। अब एक एक करके समझिए ना, उपभोक्ता और उत्पादन का सिद्धांत, मतलब उत्पादन कौन करेगा, तो जो भी कंपनी होगी वो उत्पादन करेगी। और दूसरा है माल, यानी यहां पर क्या हो गया, ये कोई भी गुड हो सकता है ना, कोई भी गुड, जिसको हम लोग हिंदी में वस्तु भी बोलते हैं, है ना। कोई भी, जैसे मोबाइल फोन हो गया, टॉर्च हो गया, बैटरी हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, जूता हो गया, कपड़ा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज कुछ भी हो सकती है इसके अंदर। तो ये तीन चीजें यहां पर होती है। ठीक है, पहले इन तीन को हम लोग समझेंगे अगली वाली स्लाइड के ऊपर, उसके बाद लौट कर वापस यहाँ पर हम लोग आएंगे। ठीक है, फटाक से चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर। देखिए, अब यहां हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने बात किया किसका, उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता मान लीजिए यहां पर कोई भी एक आदमी है, जिस आदमी का नाम, या कोई लड़का है, उस लड़के का नाम है चिंटू। तो चिंटू उपभोक्ता कैसे हुआ, कि चिंटू क्या करता है, पतंजलि, है ना, पतंजलि आजकल बहुत चल रहा है ना, तो पतंजलि का एक टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट, मान लो वो टूथपेस्ट 50 ग्राम का है और उसकी कीमत है 50 रुपए, है ना। ये बाजार मूल्य भी लगभग लगभग यही है ना, मैं आपको सही प्राइस बता रहा हूँ इसकी। ठीक है, ये हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया, उपभोक्ता। दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास में उत्पादन करता, है ना, या कोई भी कंपनी आ जाएगा तो इसको बोलते हैं उत, उत्पादक, उत्पादक, है ना, ये कोई भी एक कंपनी हो सकती है। तो यहाँ कंपनी कौन है, उत्पादक कौन है, पतंजलि। ठीक है, मेरा पतंजलि से कोई टाई अप नहीं है और वो लोग मुझे कमीशन भी नहीं देते हैं। मैं केवल उदाहरण के लिए जो है वो पतंजलि का उपयोग यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। ऐसा ना सोचा जाए कि पतंजलि जो है वो मुझे कमीशन देता है उनके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो
अब देखिए यहाँ तीन चीजें हैं। यहाँ एक तो है चिंटू जो टूथपेस्ट करता है रोज, तो चिंटू क्या हो गया हमारा उपभोक्ता। और दूसरा क्या है यहाँ पर पतंजलि का टूथपेस्ट। तो ये क्या चीज हो गया, ये उत्पाद हो गया, जिसको हम अंग्रेजी में या आम भाषा में बोलते हैं ये प्रोडक्ट हो गया, जिसको आप यूज करेंगे। और तीसरा क्या हो गया हमारे पास में उत्पादक, यानी जो कंपनी है, वो कंपनी कौन सी है, पतंजलि है। ठीक है, अब जो ये प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस प्रोडक्ट का होता है एक मूल्य, जो है क्या 50 ग्राम बराबर 50 रुपए, ये इसका मूल्य हो गया। तो अब यहां पर समझिए ना कि उपभोक्ता और उत्पादक इन दोनों के बीच में संबंध किस बात का है, संबंध है एक प्रोडक्ट का। वो प्रोडक्ट उपभोक्ता की जरूरत है। अब उपभोक्ता की जरूरत क्या हो गया, उपभोक्ता को टूथपेस्ट चाहिए, और टूथपेस्ट जब वो करेगा तो उससे उसको क्या मिलना चाहिए, उसको बहुत अच्छी जो है वो संतुष्टि मिलनी चाहिए, यानी टूथपेस्ट से उसको फायदा होना चाहिए, है ना, उसको मजा आ जाएगा, उसको संतुष्टि हो जाएगी, तो उसको लगेगा हाँ यार 50 रुपए में खरीदा है तो पैसा वसूल हो गया। तो उपभोक्ता क्या चाहता है, अंततः क्या चाहता है, वो संतुष्टि चाहता है कि वो जितने भी पैसे खर्च करता है उसके बराबर उसको जो है वो कोई भी उत्पाद जो है वो मिले। ठीक है, दूसरी तरफ उत्पादक जो है वो क्या चाहता है, तो वो चाहता है ढेर सारा मुनाफा, खूब सारा प्रॉफिट चाहिए उसको। उसको चाहिए कि वो ऐसा टूथपेस्ट बनाएगा जिसको ढेर सारे लोग खरीदेंगे और उससे उसको खूब सारा मुनाफा जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया मुनाफा चाहिए इसको। तो अब इनकी संतुष्टि और इनका मुनाफा, तो प्रोडक्ट ऐसा बनाया जाए कि इनकी संतुष्टि हो जाए और इनको भी मुनाफा मिल जाए। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है कि टूथपेस्ट तो आ गया यहां पर, है ना, थोड़ा अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं मैं, टूथपेस्ट तो यहां पर आ गया हमारे पास में, लेकिन टूथपेस्ट का जो मूल्य है वो मूल्य ऐसा होना चाहिए कि उपभोक्ता को भी संतुष्टि मिल जाए और उत्पादक को भी मुनाफा मिल जाए। तो इस मूल्य का जो निर्धारण है, इस मूल्य का निर्धारण है, वो निर्धारण कैसे होगा, यही हम पढ़ते हैं किसके अंदर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसके अंदर हम इसी चीज को पढ़ते हैं। तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब हम वापस चलते हैं पुरानी वाली स्लाइड पर। ये तो तीन चीजें हो गई जिसकी हम लोगों ने बात कर ली, इन तीनों चीजों की। अब हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जिसमें सब कुछ समाहित हो, है ना, जिसके लिए हम अंग्रेजी में एक शब्द यूज करते हैं होल, जिसको बोलते हैं एज अ होल, यानी सबको लेकर साथ चलने वाला, है ना, सकल या समग्र। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र होता है हमारा। अब सबको लेकर चलने वाला मतलब हम यहां पर किसकी बात करेंगे, तो हम यहां बात करेंगे एक देश की। जैसे अब उसमें क्या क्या चीजें आएगी, तो हम बात करेंगे देश की आय की, हम बात करेंगे देश के अंदर जो रोजगार है उसकी, हम बात करेंगे देश के अंदर जो अलग अलग चीजें बनती हैं उसके मूल्य की, और साथ में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की, जिसको हम लोग आम भाषा में महंगाई भी बोलते हैं। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है, ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हमको जगह जो है वो मिल जाए। ये है, ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पूरे पूरे देश की, यानी सारे लोगों की, जिससे सब लोगों के ऊपर असर पड़ता है। अच्छा, यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जरूरी नहीं है कि कोई एक आदमी उपभोक्ता ही हो, वो उत्पादन करता भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो हम लोग बात करते हैं, हमने क्या क्या चीजें वहां पर लिखी, हमने लिखा आय, है ना, आय, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं इनकम। ये इनकम किसकी, देश की। देश की इनकम के लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन आगे आएगी तो हम इसको आगे समझ लेंगे। तो देश की इनकम की बात कर रहे हैं। अब देश की इनकम क्या होती है, तो देश की कोई इनकम नहीं होती, दरअसल इनकम किसकी होती है, लोगों की या फिर किसी कंपनी की। ठीक है, तो लोगों की इनकम यानी आम जो लोग हैं जो घरों में काम करते हैं उनकी इनकम, कंपनी की इनकम, या अब इसमें लगभग दोनों चीजें आएगी, लगभग सारा हो ही गया ना। तो जितने भी हैं, होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, टूरिज्म सेक्टर हो गया हमारा, या जो भी टूथपेस्ट बना रहा है, साबुन बना रहा है, दंत मंजन बना रहा है ना, ये सारी चीजें जो भी बना रहा है, कपड़ा बना रहा है, टी शर्ट बनाता है, मोबाइल बनाता है, चश्मा बनाता है, जो भी बनाता है,
इन सारे लोगों की इनकम जब हम जोड़ते हैं तो वही इनकम किसकी हो जाती है, देश की इनकम हो जाती है, वही जीडीपी हो जाती है। आगे डेफिनेशन हम समझेंगे इसकी, ठीक है। तो इसकी बात हम किसके अंदर करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। साथ में इसके साथ में हम लोगों ने और क्या चीज देखी थी, हमने देखा था कुल मांग। अब कुल मांग से मतलब क्या है हमारा, कुल मांग जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, यानी सब लोगों की डिमांड। मान लीजिए ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, इसकी 3 डिमांड है, इसकी 3-4 डिमांड है, इसकी और 5 डिमांड है। ये डिमांड मतलब क्या हो गया, जैसे इसको बिस्किट चाहिए, ठीक है, इसको फिर टूथपेस्ट चाहिए, इसको जो है वो शूज चाहिए, जूता चाहिए, है ना, इसको जो है वो आटा चाहिए, इसको जो है वो टी शर्ट चाहिए, इसको जो है घड़ी चाहिए, है ना। इस तरह से सबका अलग अलग है। तो ये क्या है, इन सब लोगों की सारी डिमांड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल मांग, या फिर उसको सकल मांग भी बोलते हैं, या एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी पढ़ाई जो है वो भी हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर। साथ साथ में क्या होता है, जब ये सारे लोग अलग अलग चीजों की मांग करते हैं, तो आप देखते हैं कि वस्तुओं की जो वस्तुओं का जो मूल्य है, जो उनकी जो प्राइस है, वो बदलती रहती है। और बदलने में भी क्या होता है, ज्यादातर वो प्राइस बढ़ती जाती है। जैसे आप घी ले लो, है ना, घी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, घी का उदाहरण ले लेते हैं। आप आपके दादाजी से पूछना कि उनके जमाने में घी कितने रुपए का था, फिर आप आपके पापा मम्मी से पूछना कि उनके जमाने में घी कितने का था, और आप अभी के समय देखना कि घी जो है वो उसका मूल्य क्या है। तो आप लोग क्या पाएंगे, आप लोगों को ये समझ में आएगा कि घी जो है, इसका जो मूल्य है वो निरंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। वो जैसे यहाँ पर इतना था, यहाँ इतना था, तो यहाँ और ज्यादा हो गया होगा, यहाँ और ज्यादा हो गया होगा। इस तरह से घी का मूल्य बढ़ रहा है। तो घी के साथ साथ इस तरह से बहुत सारे ऐसे उत्पाद है जिनका मूल्य निरंतर बढ़ रहा है। तो उन सब लोगों का जो मूल्य बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महंगाई, या जो वहां पर लिखा हुआ था, है ना, मुद्रास्फीति। वो क्या होता है वो थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी केवल समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा जो है वो पढ़ रहे हैं। साथ में एक चीज और की बात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रोजगार, है ना। रोजगार की बात भी यहाँ पर बहुत जरूरी है ना। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, मतलब आज के टाइम में, है ना। तो रोजगार जो है वो कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, है ना, और रोजगार कम क्यों हो रहा है। और रोजगार के साथ साथ हमको ये भी चीज देखनी है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आय बढ़ रही है, घट रही है, या फिर समान है, क्योंकि ये भी बहुत इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार जो है वो हो गए, है ना। बहुत सारे लोगों, क्योंकि काम ही नहीं रहा, यूं सीधा कहो तो मांग भी नहीं रही, तो दिक्कतें आई ही इस तरह की, है ना। तो कभी कभी ऐसा समय आता है जब लोगों का रोजगार जो है वो चला जाता है। तो ऐसे में इस चीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है ना। अब आप ही लोग जो है वो इस चीज को पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, जब बड़े अर्थशास्त्री बनेंगे और इन सारी समस्याओं को जो है वो सुलझाएंगे, है ना। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे और पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को, पहले थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम बात करेंगे ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है हमारा, ये आया कहां से, है ना। तो इसको लेकर एक कहानी है। कहानी क्या है, कहानी में समझते हैं हम लोग। क्या हुआ, 1929 के अंदर एक बहुत जबरदस्त वाली मंदी आई, है ना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्रेशन, है ना। इतनी मंदी आई कि बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है उनकी हालत खराब हो गई। खास तौर से जब हम बात करते हैं यूरोप के अंदर और उत्तरी अमेरिका के अंदर। उत्तरी अमेरिका मतलब जहां पर आज यूएसए जो है वहां पर भी, ठीक है। और यूरोप में भी एक कंट्री थी मतलब है, अभी भी है, जिसका नाम है जर्मनी, है ना। तो जर्मनी में भी भयंकर वाली मंदी जो है वो आई, है ना। ये चीज हुआ ऐसा, ये हिटलर के जमाने से पहले की बात है, 1929 में। इस मंदी के बाद में ही हिटलर जो है वो थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हुआ, और बाद में फिर हिटलर ने जो है वो जर्मनी के ऊपर जबरदस्त तरीके से राज किया, ठीक है। ये तो हो गई थोड़ी इतिहास की बात। तो इस मंदी को देखते हुए सब लोग जो है वो घबरा गए, क्योंकि इस मंदी की वजह से क्या हुआ, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं। मंदी का मतलब ये होता है लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, अब वो खर्च कैसे करेंगे। और वो खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाजार के अंदर जो है वो मांग नहीं होगी, और मांग नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि मांग नहीं होगी तो पैदावार नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर लोगों के पास पैसा नहीं है। तो मंदी जो है वो बहुत खतरनाक चीज होती है। तो 1929 में जो है वो मंदी आई, और इस मंदी के कारण ही माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो जन्म यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जन्म हुआ तो इसके पिता भी होंगे कोई ना कोई, है ना। तो ये आ गए, ये जो भाई साहब है इन्होंने बहुत, है ना, पिता तो नहीं कह सकते पर इन्होंने बहुत बड़ा रोल जो है वो यहाँ पर अदा किया। इनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स,
है ना, इनका नाम है कीन्स, इसको कीन्स नाम से हम लोग जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खूब सारी पढ़ाई की इसको लेकर, ठीक है, खूब सारा समझा, सब कुछ किया, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत। ठीक है, ये किताब इन्होंने कब लिखी, 1936 में। आप देखिए, मंदी आई 1929 में, किताब इन्होंने लिखी 1936 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो है वो काम किया। अब इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में बहुत सारी चीजें जो है वो समझी गई, और उसके बाद में इस तरह के कुछ सिद्धांत बनाए गए, जिनका उपयोग आज भी जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, वो मंदी से उबरने के लिए या फिर महंगाई को काबू में करने के लिए आज भी उन चीजों का उपयोग जो है वो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये बात की हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब हमने समझ तो पहले ही लिया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज की बात की हम लोगों ने, राष्ट्रीय आय की, कुल मांग की, और साथ में सामान्य मूल्य स्तर। सामान्य मूल्य स्तर मैंने बताया कि किस तरह से जो चीजें हैं उनका जो मूल्य है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। तो जब वो मूल्य बढ़ता है तो वही चीज क्या होती है, उसकी वजह से महंगाई आती है। और साथ में हमने बात की किसकी, कुल रोजगार की। तो सीधा सीधा ये हो गया कि समग्र रूप में अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र समुच्चय जैसे राष्ट्रीय आय, कुल मांग, सामान्य मूल्य स्तर और कुल रोजगार से संबंधित है। इसमें भाषा में आप उसको सरल बना के भी लिख सकते हैं, भाषा के ऊपर आप मत जाना, पर ये जो मुख्य बिंदु हैं, इन मुख्य बिंदुओं का ख्याल जो है वो आप रखना। यानी सीधा बोलेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना मतलब राष्ट्रीय आय, कुल मांग, सामान्य मूल्य स्तर और कुल रोजगार, इनसे संबंधित जो पढ़ाई होती है वही हमारी कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीजें आती है मैं केवल आपको नाम बताऊंगा, आगे चैप्टर के अंदर हम पूरा इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। जैसे इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसको बोलते हैं आय का वितरण, कि पूरा देश पैसा कमा रहा है तो लोगों के पास में कितना पैसा जो है वो जा रहा है, तो वो बात जो है वो भी हम इसके अंदर करेंगे। साथ में फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदायगी संतुलन, है ना, जिसको हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, तो जिससे मान लो हमारे यहाँ से कोई भी चीज चाइना जा रही है तो चाइना का पैसा हमारे देश में आएगा, और हम चाइना से कोई चीज लेकर आ रहे हैं तो हमारा पैसा चाइना के पास जाएगा। तो ये जो पैसा होता है, इस पैसे को लेकर हम बाद में साल के अंत में हिसाब किताब करते हैं, और उस हिसाब किताब में हम देखते हैं कि भैया हमारा पैसा ज्यादा बाहर गया है या फिर बाहर से ज्यादा पैसा आया है। अगर हमारे यहाँ से ज्यादा गया है बाहर पैसा, तो उसको हम बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो है वो नेगेटिव है ना, नकारात्मक हो गया, क्योंकि हमारा ज्यादा पैसा बाहर चला गया। और अगर ज्यादा पैसा आता है तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, पर अभी की स्थिति यह है कि हमारा ज्यादा पैसा बाहर जाता है। ठीक है, फिर तीसरी चीज हो गई प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। अब ये एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर होता है, ये हम लोग आगे आने वाले जो हमारे चैप्टर है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पर आप समझ लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर है। ठीक है, चलिए अंत में जो है वो जाते जाते हम लोग ये जो अंतर है, ये सारा अंतर हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको केवल बस जो है वो इसको एक बार पॉज कर लें, उसके बाद में आप इसको आराम से पढ़ें। ठीक है, कुछ समझ नहीं आए तो फिर हम तक जो है वो संदेश जो है वो आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा फटाफट देख लेते हैं इसको हम। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो मूल अंतर है वो ये है कि व्यष्टि यानी माइक्रो बात करता है किसकी, मूल्य की और आउटपुट की, कि कितना जो है वो हम कोई भी जैसे प्रोड्यूसर है, कोई भी कंपनी है, वो कितना माल जो है वो बनाए और उसका मूल्य क्या रखे। अब इसमें समझिए थोड़ा सा बैलेंस बनाना जरूरी है। क्यों, अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे, ज्यादा अगर उत्पादन कर देंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से उसका मूल्य कम हो सकता है, और मूल्य कम होने से उनका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो इसलिए उनको देखना पड़ता है कि हमको आउटपुट कितना रखना है, ये पहले से उनको तय करना होता है, क्योंकि इस आउटपुट के ऊपर ही उनका मूल्य जो है वो डिपेंड करता है। इसको हम लोग आगे भी समझेंगे, है ना, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए ना मैं आपको बता रहा हूं। फिर समष्टि अर्थशास्त्र जो बात कर रहा है किसकी, वो कुल उत्पादन, यानी देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है उसकी, देश के अंदर कितना रोजगार है और उनका मूल्य स्तर जो है वो क्या है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं या सारी चीजों के दाम घट रहे हैं, तो उसको हम लोग जो है वो मापते हैं। जनरली तो यही देखा गया अभी तक कि सारी चीजों के दाम धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा लक्ष्य क्या है, तो भैया जो माइक्रो होता है उसमें हमारा लक्ष्य होता है कि हमको कैसे भी करके मूल्य निर्धारण करना है ना। क्योंकि मूल्य निर्धारण क्यों जरूरी है हमने आपको बताया पहले भी, है ना, क्योंकि ये मूल्य ऐसा मूल्य होगा जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के दोनों जो है वो मान लेते हैं कि हाँ भैया ठीक है, इतने मूल्य पे मैं खरीदने को तैयार हूं, है ना, मैं कंज्यूमर हूं, और प्रोड्यूसर बोला हाँ इतने मूल्य पर मैं बेचने के लिए तैयार हूं।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्य निर्धारण इसके अंदर मुख्य होता है। और साथ में संसाधनों का आवंटन, जो भी हमारे पास में रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को हमको कहाँ लगाना है, क्या चीज प्रोड्यूस करना है ना, ये हम जो है वो निर्धारित करेंगे किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और यहाँ हम बात करेंगे आपस आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण, कि जो आय की समस्या है, जैसे आय को बांटना, है ना, ये आय की जो है वो बड़ी भयंकर समस्या है, कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर लोग जो है वो कमा तो खूब रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो आय को बढ़ाना भी और आय को बराबर बांटना भी, है ना, ये दोनों चीजें। और साथ में रोजगार जो है वो भी निरंतर चलते रहना चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें। फिर उसके बाद में इधर जो है वो वस्तु की मांग, यानी जिसको हम बोलते हैं डिमांड, और इसको बोलते हैं आपूर्ति मतलब सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई जो है वो इसकी वजह से ही हमारे मूल्य का निर्धारण यहाँ पर होता है। उसी तरह से यहाँ पर जो है वो क्या चीज है, कुल मांग और कुल आपूर्ति, यानी जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। पर आप देखो, कुल मांग से मतलब हमने समझा था किस चीज का लेकर, कि सब लोगों की सारी डिमांड, ठीक है। माइक्रो में हम पढ़ते हैं केवल एक आदमी की डिमांड, यहां पर हम पढ़ते हैं सारे लोगों की सारी डिमांड, यहां पढ़ते हैं एक आदमी की सारी डिमांड, ठीक है। ये अंतर आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, यहां पर एक की बात कर रहे हैं और यहां पर सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय आय और बेरोजगारी की बात भी हम लोग करेंगे। इस तरह से ये कुछ कुछ जो है मोटा मोटा आपको अंतर हमने समझा दिया है, ठीक है। तो अब आगे जो है, अगर आप इसी तरह से जो है वो पढ़ना चाहते हैं अर्थशास्त्र को इसी इंटरेस्टिंग तरीके से, तो आप जो है ये स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं, इस नंबर पर आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे के वीडियोस भी आपको मिलेंगे और साथ ही लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। शुक्रिया।